Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 2, land, soil and water resources. Student, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, in part 1 we have completed till here. यहाँ तक सारा पार्ट हम लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था. हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से. अगर स्टूडेंट हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्टाइल एलुवियल सॉइल है जिसको फॉर्म करती हैं हमारी रिवर्स. ठीक है, फॉर्म बाय द डिपॉजिट्स लेफ्ट बाय द रिवर. वो डिपॉजिट जो कौन छोड़ के जाती हैं, रिवर्स, वो क्या बनाती हैं, एलुवियल सॉइल. आई बात समझ में. ये नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगा एंड इन कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन में कुछ जगहों पर मिलेगा स्टूडेंट, पर नॉर्दर्न प्लेन्स इसके अंदर आएगा यूपी, पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल. ये जो कंप्लीट ये जो हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नॉर्दर्न प्लेन्स. यहाँ पर कौन सी सॉइल मिलेगी, अलुवियल सॉइल, जो कि बहुत ही फर्टाइल होती है. फिर ब्लैक सॉइल को ही हम रीगर सॉइल भी बोलते हैं. स्टूडेंट 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, विच सॉइल इज नोन एज रीगर सॉइल. सो स्टूडेंट, ब्लैक सॉइल इज नोन एज रीगर सॉइल, इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो. और ये कहाँ मिलती है, डेक्कन प्लेटो की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, मतलब जो महाराष्ट्र वाला जो हमारा रीजन है वहाँ पर आपको मिलेगी ब्लैक सॉइल. और इसमें कॉटन और शुगर केन दोनों ही बहुत अच्छा कल्टीवेट होता है. इट हैज़ बीन फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ बसाल्ट. बसाल्ट की जो रॉक्स थी उनकी वेदरिंग से बनती है ब्लैक सॉइल. रेड सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड. जो रेड सॉइल है उसमें आयरन ऑक्साइड होते हैं, पर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है. ये मिलेगी हमको साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके साउथ और ईस्टर्न पार्ट में मिलेगी हमको रेड सॉइल, जिसमें आयरन ऑक्साइड तो होता है पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है. उसके बाद है हमारी लेटराइट सॉइल. तो लेटराइट सॉइल मिलती है हमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स पे. हमारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर मिलेगी आपको लेटराइट. कौन सी सॉइल, लेटराइट सॉइल. ठीक है बात. चलो, ये जो लेटराइट सॉइल होती है ये रेडिश होती है कलर में. इसके अंदर भी आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं. इसके अलावा एक और सॉइल होती है. अभी तक हमने कितनी सॉइल देखी, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसको ही हम रीगर सॉइल भी बोलते हैं, और इतनी सॉइल देखी ना. अब इसके बाद हम देखेंगे माउंटेन सॉइल. जो माउंटेन सॉइल है स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है, माउंटेनियस रीजन में रहती है. और जो डेजर्ट सॉइल है ये हमारे राजस्थान में मिलेगी. तो डेजर्ट सॉइल कहाँ मिलेगी स्टूडेंट, राजस्थान में. एल्यूवियल सॉइल कहाँ मिलेगी, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में और कोस्टल प्लेन्स में. जो लेटराइट सॉइल है उसका एरिया हम लोगों ने डिस्कस किया था. उसके अलावा एक रेड सॉइल भी होती है, रेड सॉइल, जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड होते हैं. ये साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू में मिलेंगे. और लेटराइट सॉइल मिलेगी आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के पास. नाउ स्टूडेंट, वाटर रिसोर्सेज. अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो बच्चा, क्या हम हमारे लाइफ को सोच भी सकते हैं बिना पानी के? नहीं. वाटर बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है हमारी लाइफ के लिए, बहुत असेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर ऑन अर्थ एग्जिस्ट मेनली इन थ्री फॉर्म में वाटर मिल जाएगा. वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, वाटर इन ओशन, रिवर एंड लेक्स, एंड आइस इन माउंटेन्स एंड पोलर रीजन. 3 फॉर्म्स में वाटर मिलता है, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड में क्या आ जाएगा, वो आइस जो हमारे माउंटेन और पोलर रीजन में है. लिक्विड में आ जाएगा वो वाटर जो ओशन, रिवर और लेक्स में. और गैस में आ जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर. ठीक है बात. चलो स्टूडेंट, ओशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 97% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर जितना भी पानी प्रेजेंट है स्टूडेंट, उसका जो 97% है वो कौन सा है, ओशन वाटर है. ओशन वाटर सलाइन होता है, सॉल्ट मिला हुआ होता है इसमें, इसीलिए ना ही तो हम उसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना ही तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओनली 3% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फ्रेश वाटर. 97% अगर सलाइन है तो बचा कितना, 3. तो 3% वाटर ही हमारा कैसा है स्टूडेंट, फ्रेश वाटर है. और इस 3% का भी जो 70% है वो आइस में है. ठीक है, वाटर के फॉर्म में नहीं, आइस के फॉर्म में है. और 30% ग्राउंड वाटर है. ठीक है, मोस्ट ऑफ विच इज़ टू डीप टू रीच. इतना गहराई पर है कि वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे. एंड द रिवर्स होल्ड्स 0.25%. यहाँ ही 100 हो गया बेटा, ये 30 और 70.
ऑलमोस्ट 70% आइस बोला, अबाउट 30% ग्राउंड वाटर बोला। तो ये जो ऑलमोस्ट है इसमें थोड़े से चांसेस बनते हैं कि यहाँ 69 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, जिसमें से 0.25 बच गया। तो सिर्फ 0.25 वाटर ही हमारे रिवर और लेक्स में है। तो फिर से ध्यान रखो, 97 वाटर तो सलाइन वाटर है, बाकी के 3% का 70% तो आइस में है, और 30% ग्राउंड वाटर है, और इतना नीचे है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। सिर्फ 0.25% हमारे जो रीच में है वो कहाँ पर है, रिवर और लेक्स में। स्टूडेंट, जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है एंड क्लाउड्स हैं वो 0.04% कंट्रीब्यूट करते हैं या हैं, कंट्रीब्यूट क्या करते हैं। जैसे हमने बोला कि 70% आइस में है, 30% ग्राउंड वाटर में है, 0.25% रिवर्स में है, वैसे ही 0.4% हमारे एटमॉस्फेयर में है। एंड रेस्ट इज प्रेजेंट इन स्वैम्प एंड इन बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल बॉडी में भी वाटर है स्टूडेंट्स। तो आपको पानी के लिए परसेंटेज निकल कहाँ से रहा है मैडम, 70 और 30, तो ये 100 हो गया। तो बेटा ये ऑलमोस्ट 70 था, ये अबाउट 30 था, तो मतलब यहाँ से जो थोड़ा बहुत परसेंट बच रहा है, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। सो लेस देन 1% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। तो इसलिए हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि 1% से भी कम पानी फ्रेश वाटर हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अवेलेबल है। इरीगेशन, पावर जनरेशन एंड सो ऑन, उसी से हम पावर जनरेट कर रहे हैं, इरीगेट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ भी कर रहे हैं और डोमेस्टिक यूज़ भी कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, जितनी भी लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे ओशन होगी या रिवर होगी, इसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। बहुत सारी वाटर बॉडीज़ ऐसी हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं फिशिंग में, और अदर मराइन ऑर्गेनिज्म भी हमें फिश से ही मिलते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल फूड आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो हमें कॉन्टिनेंटल फूड फिश भी कहाँ से मिल जाती है, ओशन से, रिवर से मिलती है। बिसाइड्स वाटर बॉडी इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, वाटर बॉडीज़ क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। वाटर अब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है ज़्यादा हीट को देन मोस्ट अदर लिक्विड। इतना कोई भी लिक्विड हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है बच्चा, जितना कौन करता है, पानी। आई बात समझ में। जितनी भी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, ये हेल्प टू मॉडरेट द एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये क्या करती हैं, अर्थ के टेम्परेचर को मॉडरेट बनाए रखती हैं, एक्सट्रीम नहीं होने देती। ओशन मेन सोर्स है स्टूडेंट, जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर का, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर का मेन सोर्स क्या है, ओशन है, विच कॉजेज प्रेसिपिटेशन। अगर बारिश होनी है तो वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्जन में किसका इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन कहाँ से हो रहा है, ओशन से ही हो रहा है, क्योंकि ओशन में सबसे ज़्यादा पानी है। अब जब पानी एवापोरेट होगा, वाटर वेपर बनेगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, ओशन का ही है। हमारे लिए बारिश लाने का काम फिर अल्टीमेटली कौन ही कर रहे हैं, ओशन ही कर रहे हैं। और वाटर साइकिल को कंटिन्यू रखा हुआ है हमारे ओशंस में। आई बात समझ में। चलो, रिवर हमारे लिए मेजर सोर्स है वाटर का। बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं रिवर वाटर को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करने के लिए। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और वाटर को रिजर्व करके रखते हैं। फिर धीरे से ये जो स्टोर्ड वाटर होता है, इसको हम डाइवर्ट कर देते हैं काय के लिए, इरिगेशन के लिए, थ्रू कैनाल्स बना देते हैं उस वाटर रिजर्वॉयर से, और फिर वो क्रॉप फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में डाइवर्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली सर्व सेवरल पर्पसेस, लाइक ये जितने भी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो डैम बना रहे हो, रिजर्वायर बना रहे हो, ये फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इरिगेशन भी इनसे हो रहा है। बच्चा, एक डैम बनेगा तो उसमें पानी स्टोर रहेगा, तो फ्लड कंट्रोल रहेगी। ठीक है, दूसरी बात है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना पा रहे हैं। तीसरी बात, जब हमारी क्रॉप्स को रिक्वायरमेंट होती है तो हम कैनाल्स के थ्रू वाटर को डाइवर्ट कर देते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या भी बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। क्या बोलते हैं बच्चा, डैम्स को हम बोलते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, क्योंकि एक डैम में पानी भी स्टोर कर रहे हो, फ्लड भी कंट्रोल कर रहे हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उस पानी को आप सिटीज़ तक, विलेजेस तक चैनलाइज करते हो, सो दैट जो स्कैरसिटी है उसको ख़त्म कर सकें, और उसी पानी से आप क्या बनाते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज आर अनईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टूडेंट, वाटर के जितने भी रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा अनईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है,
You might know that amount of surface water at the location depends mainly on gains from precipitation and losses through evaporation. किस पर्टिकुलर प्लेस पे कितनी बारिश हो रही है और किस अमाउंट में एवापोरेशन हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ सरफेस वाटर कितना रहेगा. ठीक है, ट्रांसपिरेशन कितने का हो रहा है, सरफेस रन ऑफ क्या है, ये सारी चीज़ों का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है. जहाँ पर लॉस ज़्यादा होगा, एवापोरेशन ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कम मिलेगा, तो वहाँ तो स्केर्सिटी हो जाएगी पानी की. पर जहाँ प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, एवापोरेशन कम होगा, वहाँ पर वाटर आपको प्लेंटी में मिल जाएगा. वेयर लॉसेज एक्सीड्स गेन, जहाँ पर लॉस गेन से ज़्यादा हो तो वहाँ शॉर्टेज होगी वाटर की, जहाँ गेन ज़्यादा होगा वहाँ वाटर सरप्लस में अवेलेबल होगा. स्टूडेंट, हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है कंटिन्यूसली, ये अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज पे बहुत प्रेशर बना रही है. वाटर स्केर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बनती जा रही है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से. और अभी स्टूडेंट आज से 2 मंथ और मंथ बिफोर मैंने न्यूज़ सुनी कि कलकत्ता में तो स्टूडेंट ग्राउंड वाटर ख़त्म ही हो गया है. कलकत्ता की ज़मीनों के नीचे पानी बचा ही नहीं है. तो हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ये जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज है उस पर बहुत बड़ा प्रेशर बना रही है. वाटर स्कैरसिटी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और समर्स में तो ये कॉमन से भी ज़्यादा कॉमन हो जाती है. एंड मेनी मोर आर लाइकली टू फेस दिस प्रॉब्लम इन द नियर फ्यूचर, और जहाँ नहीं है वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम जल्दी ही चालू हो जाएगी. एमंग द एरियाज दैट ऑलरेडी फेस वाटर शॉर्टेज आर नदर्न एंड सदर्न अफ्रीका. नदर्न एंड सदर्न अफ्रीका में तो बच्चा ये प्रॉब्लम है ही है. वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में भी ये प्रॉब्लम है. नॉर्थ ईस्ट चाइना में भी पानी की कमी है. वेस्टर्न यूएसए में पानी नहीं है. मैक्सिको में भी, नॉर्थ साउथ अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया, इतनी सारी जगह हैं, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पानी नहीं है. तो पहले कौन सी कंट्री की बात की हमने, नॉर्थ अफ्रीका में भी नहीं है, साउथ अफ्रीका में भी नहीं है, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में भी नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में पानी नहीं है, वेस्टर्न यूएसए में नहीं है, मैक्सिको साउथ अमेरिका में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है. एक सर्वे हुआ, एक सर्वे के अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट, एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 2025 तक 4 बिलियन पीपल विल हैव एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर. 4 बिलियन पीपल को सफिशिएंट वाटर सप्लाईज नहीं मिलेगी. और मुझे तो लगता है अभी हमारे पास पूरा डेटा नहीं बेटा, पूरा डेटा होगा तो इतने लोग तो अभी सफ़र कर रहे होंगे. चलो, इंडियाज़ वाटर रिसोर्सेज. इंडिया में सफिशिएंट पानी है इन द फॉर्म ऑफ पेरिनियल रिवर्स. वो रिवर्स जिनमें पानी पूरा साल भर रहता है उन्हें हम पेरिनियल रिवर बोलते हैं. स्टूडेंट, व्हाट इज पेरिनियल रिवर? द रिवर विच इज हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड पेरिनियल रिवर. See, students, some part of India receives very high rainfall. Underground water is also available. However, as these resources are unevenly distributed, students, you all know कि हमारा मेघालय में चेरापूंजी और मौसिनराम वर्ल्ड के हाईएस्ट रेन रिसीविंग एरियाज हैं. सो स्टूडेंट, वहीं राजस्थान की बात करें तो वो लेस रेन रिसीविंग एरिया है. लद्दाख, वहाँ पर भी बारिश नहीं होती है. सो स्टूडेंट्स, जो हमारे इंडिया में भी जो रेनफॉल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कुछ पार्ट सेल्फ सफिशिएंट है वाटर सप्लाई में, तो कुछ बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. कुछ इंडियंस के पास सफिशिएंट एक्सेस नहीं है वाटर की. इंडिया हैज़ अंडरटेकन मेनी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. इंडिया में बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. किसको यूटिलाइज करने के लिए? वाटर रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए. नाउ स्टूडेंट, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज. बच्चा, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, लैंड, सॉइल, इन सबको हम, ये सब डिग्रेड हो रहे हैं, इनकी क्वालिटी में कमी आ रही है. डिग्रेड होना मतलब क्वालिटी ख़राब होते जाना, तो हमें इनका कंजर्वेशन करना है. ठीक है, तो डिग्रेड क्यों हो रहे हैं उसके रीज़न पढ़ेंगे और फिर कंजर्वेशन की मेथड्स को भी हम देखेंगे. लैंड, सॉइल एंड वाटर आर प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. बच्चा, लैंड, सॉइल और वाटर, ये तीनों ही बहुत प्रीशियस नेचर हैं गिफ्ट के. हम इनका केयरलेस यूज़ करते हैं और इनके केयरलेस यूज़ से ही हम इनकी क्वालिटी को डिग्रेड करते जा रहे हैं. हाउएवर, डिप्लीटेड एंड पॉल्यूटेड दीज रिसोर्सेज कंसिडरेबली, इट हैज़ थस बिकम एसेंशियल टू कंजर्व देम. ठीक है, तो स्टूडेंट, हमने जो इनका केयरलेस यूज़ किया है, इससे ये डिप्लीट हो गए हैं, पॉल्यूटेड हो गए हैं कंसिडरेबली, एक बहुत बड़े अमाउंट में. इट हैज़ थस बिकम एसेंशियल टू कंजर्व देम, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इनको कंजर्व करें. कंजर्व का मतलब होता है संरक्षण देना. क्या? संरक्षण, संभाल के रखें. पहले लैंड को देखेंगे, डिग्रेडेशन. द टोटल क्वालिटी ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड. देखो बच्चा, हमारा जो लैंड एरिया है वो लिमिटेड है ना,
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक हुई बात है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या इससे बाहर हम हमारे एरिया को बढ़ा सकते हैं? चाइना में चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं, समुद्र में चले जाएं? नहीं ना। तो हमारे पास लैंड की क्वालिटी लिमिटेड है, हम इसको इंक्रीज़ कर नहीं सकते हैं हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को, नीड को पूरा करने के लिए। पर हाँ, सऊदी अरेबिया में किया उन लोगों ने, सऊदी अरेबिया में पाम जमेरा देखा आप लोगों ने? पाम जमेरा पूरा उन्होंने ओशन को, ओशन के ऊपर आइलैंड बना लिया और फिर उस आइलैंड के ऊपर कॉलोनीज़ बनाई है। वो भी किस किस शेप की स्टूडेंट? वो इस शेप की, ऐसे। तो ये जो पाम जमेरा है, ये लोग आप यूट्यूब पे वीडियो देखें तो पाम जमेरा क्या है, एक आइलैंड बना लिया और उसके ऊपर फिर ओशन फेसिंग बहुत सारी घर बना दिए हैं। पर हम तो वैसा नहीं कर सकते, हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना सऊदी अरेबिया के पास पैसा है। Moreover, usable land may become unfit for use due to pollution caused by unscientific disposal of waste. हम हमारे वेस्ट को साइंटिफिकली डिस्पोज नहीं करते स्टूडेंट, किसी भी केमिकल को हम यूं ही डिस्पोज कर देते हैं, इसलिए हमारी बहुत सारी जो लैंड है वो अनफिट हो गई है यूज़ के लिए। हमारी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं ये भी बहुत ज़्यादा बैड हैं, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है और सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खोती जा रही है। उसके अलावा हम देखेंगे लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड एक मेजर थ्रेट है टू लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज के लिए जो लैंडस्लाइड है वो एक मेजर थ्रेट है। कहाँ पर? हिल साइड्स में और वैलीज़ में, कोस्टल एरिया में, हिल साइड में, वैलीज़ में। लैंडस्लाइड अक्कर व्हेन रॉक्स लूजन बाय वेदरिंग। लैंडस्लाइड क्या होता है बच्चा? वेदरिंग, सन, विंड और वाटर जो हमेशा रॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ये उस रॉक को लूज़ कर देते हैं, मूव डाउन अ स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से बहुत बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े नीचे की तरफ आ जाते हैं। मूविंग डेब्रिस कैन ट्रेवल टू अ ग्रेट स्पीड। और ये जो कचरा है, चट्टानों से टूटे हुए बड़े बड़े टुकड़े, ये बहुत ही स्पीड से नीचे की तरफ आते हैं, स्पेशली डाउन स्टीप स्लोप्स एंड थ्रू चैनल्स गिविंग पीपल लिटिल टाइम टू गेट आउट ऑफ द वे। और इतनी तेज़ी से आते हैं कि लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है, वो इससे बाहर नहीं निकल पाते। अभी कहाँ पर? उत्तराखंड में। स्टूडेंट न्यूज़ में देखना आप लोगों को मिल जाएगा ओल्ड न्यूज़। उत्तराखंड के तपोवन में अभी थोड़े दिन पहले ही थोड़े दिन तो नहीं, पूरा ईयर ही हो गया, लैंडस्लाइड हुई थी। ठीक है, तो आप लोग एक बार न्यूज़ में देखिए। और उत्तराखंड में तो लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा कॉमन है। द डेब्रिस कैरी विद दैम अ ह्यूज बोल्डर्स एंड अपरूटेड द ट्रीज। बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं स्टूडेंट, जो ट्रीज़ को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बरी रोड्स, रेलवे इन देयर पाथ, उनके पाथ में जो भी रोड आएगी, रेलवे आएगी, उसको भी बरे करते हुए आएंगे। बेटा ये रिवर स्ट्रीम्स को भी ब्लॉक कर देते हैं और फ्लड ले आते हैं, इट कॉजेज फ्लड अपस्ट्रीम एज वाटर कलेक्ट बिहाइंड द बैरियर ऑफ द डेब्रिज। क्योंकि डेब्रिज के पीछे जो पानी कलेक्ट होगा वो फ्लड का काम करेगा। इट कैन ऑल्सो कॉज फ्लड इन डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में भी फ्लड का काम कर देंगे, डाउन स्ट्रीम में भी फ्लड का काम कर देंगे। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, आपका ग्लास फिल हो और फिल ग्लास में आप 2-4 स्टोन डालो तो पानी बाहर की तरफ आ ही जाएंगे। जो हमारी रिवर अपने पेस से बह रही होगी, उसमें अगर बहुत सारा चंक, बहुत सारा मलबा, मिट्टी आके गिरेगी तो ऑब्वियसली बात है उसमें फ्लड तो आएगी ही आएगी, है ना। पानी वो जैसे क्रो की कहानी नहीं होती है कि इसमें घड़े में वो पत्थर डालता जाता है और जो थोड़ा सा पानी होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, वैसे ही होता है। चलो, when the debris get mixed with lot of water they form mud flow। और जैसे ही पानी मिट्टी के साथ मिल जाएगा तो क्या बना देगा? मड फ्लो। लैंडस्लाइड होने का एक कारण अर्थक्वेक भी होते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्केनिक एरप्शन भी होते हैं, वॉयलेंट एक्सप्लोजन भी होते हैं। आपने कहीं पर बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा किसी चट्टान को हटाने के लिए, तो उसका इफेक्ट दूसरे पे आए तो वॉयलेंट एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शन, ये लैंडस्लाइड के मेजर कॉजेज होते हैं। मड फ्लो आर यूजुअली स्टार्टेड बाय हैवी रेंज और बाय रैपिड स्नो मेल्ट। और मड फ्लो किस वजह से हो सकते हैं स्टूडेंट? बहुत हैवी रेनफॉल हुई हो या रैपिड स्नो मेल्ट हुआ हो, तब भी मड फ्लो हो जाते हैं। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काटा जाना, अनसाइंटिफिक फार्मिंग, एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन ऑन स्लोप्स, ये भी लैंडस्लाइड के खतरे को बढ़ा देते हैं। अगर पेड़ लगे रहेंगे स्टूडेंट्स तो जो चट्टानें हैं वो कमज़ोर नहीं होगी इतनी आसानी से। पर हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, फार्मिंग को ऊपर डांग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं, इस वजह से लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
blasting for road building on a part of Hindustan Tibet Road, National Highway 22, National Highway 22। अब शायद नाम चेंज हो गए नेशनल हाईवेज के स्टूडेंट, तो जरा नाम देख लेना कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड का नया नाम क्या है। नया ये जो नेम जो नंबर है ये नया आ गया है शायद, कोई एक बार चेक कर लेना, हो सकता है यही हो पर हो सकता है नया भी हो। चलो, तो जब हम हिंदुस्तान तिब्बत रोड बना रहे थे स्टूडेंट, जिसको हम NH22 बोलते हैं, कॉस्ट सब लैंडस्लाइड इन पंगी वैली इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की पंगी वैली में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए, क्योंकि हमने रोड बनाने के लिए एक्सप्लोसिव्स का यूज़ किया। द स्लाइड्स कॉज्ड ग्रेट डैमेज टू अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ रोड टू सेवरल विलेज। उस एरिया में जितने भी विलेजेस थे उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। जो रोड बनी हुई थी उसको भी डैमेज हुआ और नियर बाय विलेजेस को भी। स्टूडेंट इस इमेज को देखो, देखो ये यहाँ से फिसल के ये इस तरीके से आ जाता है। स्टूडेंट अगर हम डिफॉरेस्टेशन ना करें तो बहुत हद तक लैंड स्लाइड का जो खतरा है वो कम हो सकता है। कई बार वॉल्स भी बना दी जाती हैं रॉक्स की मूवमेंट को चेक करने के लिए, एंड सॉइल डाउन द स्लोप्स। एक्सेसिव सीपिंग ऑफ वाटर इनटू स्लोप्स ग्राउंड कैन ऑल्सो लीड टू लैंडस्लाइड। बेटा बहुत अमाउंट में जब वाटर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा स्लोप से, या जो सीप कर पाएगा, जो एक्सेसिव सीपिंग होगी उससे भी लैंडस्लाइड होती है। द एक्सेसिव सीपिंग ऑफ वाटर इनटू स्लोपिंग ग्राउंड्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो भी लैंडस्लाइड का एक कारण बनता है। सो ड्रेनेज सिस्टम शुड बी बिल्ड टू अलाउ वाटर टू ड्रेन अवे। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए स्टूडेंट, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए जिससे पानी तुरंत ही ड्रेन कर जाए, वहाँ बहुत टाइम तक लॉग ना रहे। लॉग रहेगा तो उसको रॉक्स अब्जॉर्ब कर लेंगी और फिर लैंडस्लाइड होगी। बिल्डिंग हाउसेज रोड एक्सेट्रा एट लैंडस्लाइड प्लोन प्लेसेस शुड बी अवॉइडेड। बेटा वो प्लेसेस जहाँ पर लैंडस्लाइड हमेशा होती रहती है वहाँ पर घर वर बनाना अवॉइड करना चाहिए। उन प्लेसेस को हमको हज़ार्ड मैपिंग में आइडेंटिफाई करना चाहिए। हज़ार्ड मैपिंग इंक्लूड प्रोसेसेस बाय विच geoscientists find out where and to what extent various natural phenomena can cause damage. हज़ार्ड मैपिंग करने वाले हमारे जियो साइंटिस्ट होते हैं जो बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में किस एक्सटेंट और किस किस प्रोबेबल नेचुरल कैलामिटी का डर है, कितना डैमेज वो कैलामिटी वहाँ पहुँचा पाएगी। Now conservation. The conservation of land involves planned and judicious use of available land. जितनी लैंड अवेलेबल है स्टूडेंट्स, हम उसके एरिया को तो नहीं बढ़ा सकते, पर कम से कम उसका जुडिशियस एक अच्छा यूज़ करें, है ना, प्लान करके यूज़ करें। सॉइल भले वो लैंड हो या सॉइल हो, दोनों को प्लान करके जुडिशियस उसका यूज़ करना है। बहुत सारी स्टेप्स लेना है स्टूडेंट्स, जिससे कि हम हमारी वेस्ट लैंड को, जिसको आज यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको भी क्या बना पाएंगे, कल्टिएबल, टू ब्रिंग कल्टिएबल वेस्ट लैंड इनटू यूज़। चलो सॉइल पहले हम पढ़ेंगे इसका डिग्रेडेशन। सॉइल कैन बी डिग्रेडेड बाय इरोजन, जो कंटिन्यूस हवा पानी जो हमारी ज़मीन है उसके मिट्टी या उसकी ऊपरी लेयर को बहा के ले जाती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इरोजन। ये विंड भी कर सकता है, वाटर भी कर सकती है। तो पहला कारण तो हो गया इरोजन, डिग्रेडेशन का कारण इरोजन। बाय पॉल्यूशन और बाय लॉस ऑफ फर्टिलिटी। बेटा ज़मीन तो वहीं पर है पर उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है, उसमें पॉल्यूशन आता जा रहा है। स्टूडेंट हमारे पंजाब के बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों को वहाँ छोड़ के पूरे इंडिया में दूसरी जगह जाके ज़मीनें खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। चलो फर्स्ट हम देखेंगे इरोजन। द कैरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय नेचुरल एजेंट। जितने भी नेचुरल एजेंट है, भले वो विंड हो या फ्लोइंग वाटर हो, या अपने साथ हमारी टॉप सॉइल को बहा के ले जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, सॉइल इरोजन। कैरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर एंड रेन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इट हैपन्स व्हेन देयर इज नथिंग बाइंडिंग द सॉइल। ये कब होता है बच्चा, जब सॉइल को बाइंड करने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब ग्रास लगा दो, ट्री लगा दो, तो ये सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ कॉमन कॉजेज है सॉइल इरोजन के, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग,
डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना। ओवर ग्रेजिंग मतलब जहाँ पर छोटी छोटी घास लगी होती थी, इसको एक लिमिट में हमको स्टूडेंट क्या करना चाहिए, ग्रेस करवाना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। जो हमारे जितने भी हार्बीवोरस हैं उनको फूड चाहिए होता है, फॉडर चाहिए होता है, तो इस ग्रास को वो खाते हैं। तो जब ये ग्रास थोड़ी छोटी बच जाए, जब से हमको उनको वो एनिमल्स को, हार्बीवोरस को वहाँ से हटा लेना चाहिए, तो ये थोड़े टाइम में फिर से रीग्रो कर जाएगी। पर आप ओवर ग्रेजिंग कराते हो तो धीरे से सूख जाती है और सॉइल इरोड होने लगती है, लीविंग क्रॉपलैंड बेयर आफ्टर प्लोइंग टू हार्वेस्ट। ठीक है, आपने क्रॉपलैंड को ऐसे ही छोड़ दिया प्लोइंग के बाद या हार्वेस्ट के बाद, तो भी सॉइल इरोजन होगा। माइनिंग एंड बिल्डिंग एक्टिविटीज़, जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ है, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये भी सॉइल इरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। एक सिंपल एक्टिविटी, a simple activity can show you how vegetation protect the soil. देखो, dig up some soil and pack it into tray. थोड़ी सी सॉइल करो और उसको ट्रे में पैक कर दो। प्लेस द ट्रे एट स्लांट ओवर अ टब। फिर देखो, एक ट्रे में मिट्टी भरो, उसको स्लांट वे में एक टब में खड़ा कर लो। ठीक है, ये टब है, खड़ा कर लिया। खड़ा करने के बाद यहाँ से पानी दो। पानी दोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, यू विल सी दैट सम ऑफ द सॉइल इज वॉश्ड इनटू टब। सब थोड़ी बहुत जो मिट्टी है वो टब में आ गई। नाउ डिग अप द सॉइल फ्रॉम द फील्ड विदाउट अपरूटिंग द ग्रासेस। अब मिट्टी को उठाओ और उसके ग्रासेस को लगे रहने दो। पहले पहले ऐसी सिचुएशन थी, ये टब था, ये सिर्फ मिट्टी थी और ये ट्रे थी, यहाँ से पानी गया तो यहाँ आ गई बहुत सारी मिट्टी। दूसरी सिचुएशन में आपने क्या किया, ये जो ट्रे थी जो टब में डाली, इसके ऊपर ग्रास लगी हुई थी। अब यहाँ से पानी डालोगे तो मिट्टी नीचे नहीं आएगी, क्योंकि मिट्टी को ये जो ग्रास है ये पकड़ के रखेगा। लेस सॉइल इज वॉश्ड आउट, बहुत कम सॉइल आएगी नीचे की तरफ। मोस्ट ऑफ द सॉइल इज हेल्ड बैक बाय द रूट्स ऑफ द ग्रास, क्योंकि जो ग्रास की रूट्स है वो सॉइल को पकड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड, पोल्यूशन। सॉइल इज पोल्यूटेड मेनली ड्यू टू डंपिंग ऑफ वेस्ट। हम क्या कर रहे हैं बच्चा, हमारे वेस्ट को सॉइल में डंप कर दे रहे हैं। पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ करें। पेस्टिसाइड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो आप लोग क्रॉप्स में देखते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े पेस्ट वगैरह हो जाते हैं ना, कीड़े हो जाते हैं, उनको मारने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड अगर किसी कीड़े के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हार्मफुल है स्टूडेंट, तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए भी हार्मफुल है ना। तो आप उसको ज़्यादा यूज़ करोगे, एक्सेसिव यूज़ करोगे, तो वो जो 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 फूड प्रोड्यूस है वो तो है ही हार्मफुल, उसने सॉइल को भी पोल्यूट कर दिया है। जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको भी हम सॉइल में डंप कर देते हैं, बरी कर देते हैं। फिर रेन वाटर से क्या होता है स्टूडेंट्स, रेन वाटर सीपिंग इनटू सॉइल थ्रू सच गार्बेज कैरीज पॉल्यूटेंट इनटू द सॉइल। जब पानी इनसे होके गुजरेगा और सॉइल उसको सीप कर लेगी, सोख लेगी, तो ये जो पॉल्यूटेड एलिमेंट है ये सॉइल के अंदर तक चले जाएंगे। हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है स्पेशली डेंजरस, स्टूडेंट आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, सूर्या सिंघम, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया से ई वेस्ट आता है, वैसे ही कुछ है ना। तो हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये तो डिसीजेज़ को भी स्प्रेड करता है। सम वाटर मटेरियल, सम वेस्ट मटेरियल आर पॉइजनस। जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसमें स्टूडेंट्स कुछ वेस्ट मटेरियल तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, जैसे कि प्लास्टिक, केमिकल, सॉरी ये एक अलग पार्ट हो गया ये हॉस्पिटल वेस्ट का। अब आगे चलते हैं कि प्लास्टिक, केमिकल, पेस्टिसाइड जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, कुछ केमिकल डिस्कार्डेड बाय इंडस्ट्रीज़, कुछ केमिकल जो इंडस्ट्री डिस्कार्ड कर रही है, कुछ जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इनको नेचुरल एजेंट डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा ये भी सॉइल में एक्यूमुलेट होते जाएगा। एंड इन क्रॉप ग्रोन ऑन द सॉइल दे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ऑर्गेनिज्म दैट सच क्रॉप। और ये हर उस व्यक्ति के लिए हार्मफुल होगा जिसने उस क्रॉप को खाया होगा। तो ये जो केमिकल्स थे जिनको हम डिग्रेड नहीं कर पाए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, ठीक है, तो वो सॉइल में इकट्ठा होते गए। फिर हमने उसके ऊपर क्रॉप ग्रो कर दी, तो सब उसके जो थोड़े बहुत एलिमेंट थे क्रॉप में आ गई, और क्रॉप भी हमारे लिए कैसी हो गई स्टूडेंट, हार्मफुल। चलो, अब लॉस ऑफ फर्टिलिटी की बात करते हैं हम। सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी मेनली ड्यू टू बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम अभी अडॉप्ट कर रहे हैं ये बहुत बैड हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड द न्यूट्रिएंट इन सॉइल आर ऑल यूज्ड अप। अब बहुत सारी क्रॉप्स को
सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करते रहेंगे स्टूडेंट, तो जितने भी न्यूट्रेंट होंगे सॉइल में वो सारे यूज़ हो जाएंगे। अब धीरे से ये सॉइल इनफर्टाइल बन जाएगी। ज़्यादा अमाउंट में अगर आपने केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिए तो सॉइल इज़ नॉट बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और आप बोलोगे भैया हम तो बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं क्योंकि हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो जा रही है, तो भैया ये भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। जो फर्टिलाइज़र आपने सॉइल में डाले, इंड्यूस किए, द फर्टिलाइज़र लेफ्ट अनयूज्ड बाय द क्रॉप कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। वो फर्टिलाइज़र जिनका यूज़ क्रॉप नहीं कर पाई वो सॉइल के कंपोजिशन को चेंज कर देंगे एंड मेक इट मोर प्रॉन टू इरोजन, और सॉइल इरोजन उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट है कंजर्वेशन। सो स्टूडेंट विल डिस्कस कंजर्वेशन इन नेक्स्ट वीडियो। 30 मिनट का ये वीडियो हो ही गया है। नेक्स्ट वीडियो हम कंजर्वेशन से स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन।